साइन या कॉस कर्व से। ये टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम का फंक्शन है, करंट जो है टाइम का फंक्शन है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। और यदि ग्राफ ट्रेस करें तो मेनली कॉमनली यूज्ड ग्राफ ये है, लेकिन एसी करंट का ग्राफ ये भी है, ये भी है और ये भी है। चारों ही ग्राफ किसके हैं? एसी करंट के हैं। लेकिन तुम्हें पूरी बुक में अपने सिर्फ यही ग्राफ मिले। कॉम्पिटिशन में जाके इसलिए बता दिए, कभी आगे पूछ ले तो चारों ग्राफ किसके हैं? एसी के हैं, अलग अलग कंडीशन में, टर्म्स एंड कंडीशन। तो एसी करंट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज एसी करंट? अल्टरनेटिंग करंट, द इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude is variable. The electric current whose magnitude is variable with respect to time and direction is periodically changed. ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड किसी भी समय, जिसका मैग्नीट्यूड किसी भी समय कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा हो और टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यू चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन क्या हो? पीरियोडिकली चेंज हो रहा हो। वास्तव में जो एसी करंट है वो जैसे पेंडुलम है कि पेंडुलम अपने कंडीशन से ये वाइब्रेट होता है, ओसिलेशन लेना चाहिए, इसमें ओसिलेशन होता है, करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपने जो मीन पोजीशन है उस पोजीशन से बोथ साइड क्या करते हैं? ओसिलेट करते हैं। तो ओसिलेशन जो है इनका माने एसी करंट में टोटल ऑसिलेशन होता है। यहाँ से मान लो एक कंडीशन रहेगी, मैक्सिमम पे पहुंचा पीक वैल्यू पे, फिर पीक से ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, मीन से पीक पे पहुंचा, पीक से फिर वापस गया, यहाँ जीरो हो गई, फिर यहाँ से फोर्स के कारण सेकंड साइड गया, सेकंड साइड में फिर पीक पे पहुंचा और पीक से फिर वापस जीरो। तो यहाँ यदि ग्राफ में देखो तो ये इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 से कहाँ पहुंच रहा है? मैक्सिमम पीक पॉइंट, ये पीक वैल्यू हो गई, या एम्पलीट्यूड कहा जाता है इसी को। तो ये पीक वैल्यू पे पहुंचा, फिर डाउन होते हुए 0 पे आया, फिर सेकंड साइड पीरियोडिकली चेंज हुआ इसका डायरेक्शन, टू डायरेक्शन से इसके, पहले ऊपर की ओर वन डायरेक्शन, सेकंड नेगेटिव, मानी ये ऊपर का पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। और फिर यदि ध्यान से देखो तो दोनों के एरिया सिमेट्रिक होता है, तो ये एरिया भी और ये एरिया इक्वल है। तो यदि एक कंप्लीट साइकिल इसको कहते हैं, जैसे पेंडुलम में होता है कि अपनी मीन पोजीशन से चला लेफ्ट साइड में, वापस लौटा मीन पोजीशन पे, फिर क्या हुआ? सेकंड साइड गया, फिर वहां से जब लौटा तो कहलाता है एक कंप्लीट साइकिल। तो इसकी भी एक कंप्लीट साइकिल जो है 0 से शुरू होती कितने पे होती खत्म? 2 पाई, 0 to 2 पाई, एक कंप्लीट साइकिल में 0 to 2 पाई। और जो 50 साइकिल पर सेकंड का जो मतलब 60 साइकिल पर सेकंड या 60 हर्ट्ज या 50 साइकिल पर सेकंड, जो हम लोग के घर में एसी करंट आता है, जो घर में हमारे एसी करंट पहुंच रहा है, उसकी स्पीड इंडिया में रहती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज नोन एज इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? कहीं भी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहा है, जिस चीज की भी हम बात कर रहे हैं, टोटल कितनी साइकिल उनकी कंप्लीट हो रही है। तो 1 सेकंड में जो एसी है, जो वाइब्रेशन जो मैं बता रहा हूं, ये पेंडुलम की तरह मूव करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपने मीन पोजीशन के दोनों ओर क्या हो रहे हैं? ऑसिलेट हो रहे हैं। ऑसिलेशन कितना है? 1 सेकंड में 50 टाइम्स है। 1 सेकंड में 50 टाइम्स है, माने 50 साइकिल पॉजिटिव, 50 नेगेटिव, 50 साइकिल नेगेटिव। 100 माने एक कंप्लीट साइकिल में हाफ साइकिल क्या है? पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव। 50 टाइम्स हो जा रहा है पॉजिटिव और 50 टाइम्स नेगेटिव। और जो एसी करंट से हमारा बल्ब जलता है, इसी कारण से 1 सेकंड में 50 टाइम्स जब पॉजिटिव साइकिल मिलती है उसको, तो वो जलता है, और नेगेटिव साइकिल में बुझ जाता है।
तो 1 सेकंड में 50 टाइम्स जलता है और 50 टाइम्स बुझता है। और हमारे देखने की जो क्षमता है वो 1/10 सेकंड है। 1/50 सेकंड तो अपन देख ही नहीं सकते, क्योंकि 1/10 पे रुक गए। अपने को देखना कितना है, अपन देखना चाहते हैं कि जल बुझ रहा है तो हमारी नजरों को सीमा बढ़ानी पड़ेगी 1/50 टाइम्स, हम 1/50 सेकंड को देख सकें, तब हमें दिख जाएगा। और यूएसए में जो करंट आता है, एसी करंट घरों में दिया जाता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज रहती है। इट मींस वहां के बल्ब 60 टाइम्स जलते हैं और 60 टाइम्स बुझते हैं। समझ में आई बात? तो इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, एम्पलीट्यूड, आई इक्वल टू, जैसे इसका ये चूंकि टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन है, इसकी वैल्यू होती है आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इनमें जो जो टर्म्स हैं उनको भी क्लियर कर देता हूं मैं। I0 मीडियम इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। I0 is the peak value of current or amplitude. I0 जो शो कर रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, ये मैक्सिमम कितना इस साइड जा रहा है, मैक्सिमम किस साइड कितना इस साइड जा रहा है, उसकी जो यदि हम कैलकुलेशन करें तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो पीक वैल्यू I0 क्या है करंट की? पीक वैल्यू है कि करंट की पीक वैल्यू उससे ज्यादा या उससे कम नहीं हो सकती। अब साइन फंक्शन जो है, यदि ध्यान से देखो तो 0 to पाई के बीच में साइन, 0 से पाई के बीच में एंगल के लिए साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और पाई से 2 पाई के बीच में साइन थीटा का मान नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से पाई में ये क्या रहेगा? पॉजिटिव मिल रहा है, और पाई से 2 पाई में नेगेटिव रहता है, तो ये नेगेटिव है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब है किसी भी समय t पर हम इंस्टेंट चेंज होना। हाँ, इंस्टेंट चेंज होना किसी टाइम t पर हम, मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हर समय इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो किसी समय पर हम जब निकाल रहे हैं, जिस समय में स्टार्ट करने के तीसरे, चौथे, पांचवें सेकंड में जो भी निकाल रहे हैं, 5th सेकंड में, तो वहां पर करंट की वैल्यू क्या है? इसके लिए यूज होता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब ओमेगा क्या है? टी तो टाइम, टी टाइम, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या शो करता है? एंगुलर वेलोसिटी। और यदि टोटल मूव कितने से कर रहा है? 2 पाई से 360 डिग्री से। I0 साइन ओमेगा टी, AC current is given by I is equal to I0 sin omega t. Consider at any time t, current I is given by I is equal to I0 sin omega t. We want to find out average value of current, AC current in a half cycle. Let the time period of single cycle of AC be capital T. Let the total time period in a complete cycle of AC is T. Then half cycle, time of half cycle will be T by 2. Mean or average current A average I average is equal to total amount of charge flows in a half cycle. In a half cycle, बहुत सिंपल वे बता रहा हूं, अपॉन टोटल टाइम। ओके, एवरेज करंट और मीन करंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इन ए हाफ साइकिल अपॉन टोटल टाइम। सिंस I is equal to Q upon T, or I is equal to instant I is equal to dq upon dt. At any time t, value of I is equal to dq upon dt. So
dq is equal to I into dt. When we integrate both sides, we get integration of dq is equal to integration of I into dt. Our integration of dq will be equal to q is equal to integration of I into dt. It means at an instant, total charge q will be equal to integration of I with respect to time. Total charge at any time t in AC cycle q will be always equal to integration of I into dt. But when we decided in a half cycle, then it will be 0 to t by 2. Time from 0 to t by 2. तो टोटल चार्ज q, ये समझाने के लिए बता था कि इन हाफ साइकिल टोटल चार्ज क्या होगा. सो आई एवरेज और I mean value of I is equal to 0 to t by 2 I into dt upon total time t by 2. From starting time from t is equal to 0 to t equal to t by 2. माने 0 से स्टार्ट करके टाइम कहाँ तक होना चाहिए, टाइम पीरियड के हाफ साइकिल तक. हाफ साइकिल है तो टाइम पीरियड का हाफ t by 2. Now substitute value of I average is equal to integration of 0 to t by 2 I naught sin omega t dt upon t by 2 implies that I average is equal to 2 by t integration of I naught is a constant peak value of current and sin omega t is the function of t, so sin omega t dt. इंटीग्रेशन ऑफ sin omega t, sin कोई बताएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sin, what will be integration of sin? minus cos wt omega t, w नहीं omega t अपान ओमेगा. ठीक है. अतिरिक्त जितनी भी चीजों को यहाँ मल्टीप्लाई हो उसको डिवाइड कर दिया करो इंटीग्रेशन में. यदि आपको फार्मूला मालूम है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी बाई 2 to 0 implies that I average is equal to 2 upon t I naught minus cos ओमेगा टी. 1 upon ओमेगा को भी अपन क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं. 1 upon ओमेगा माइनस cos अपर में लेते ओमेगा टी की वैल्यू टी बाय ओमेगा टी बाई 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 ओमेगा इंटू 0. तो cos ओमेगा माइनस cos ओमेगा टी. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें. ओमेगा को हम लिख सकते हैं, कल मैंने बताया था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी. 2 pi t ओमेगा इज इक्वल टू 360 डिग्री टोटल एंगल रहता है 360 और टोटल टाइम पीरियड है t. तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी 2 t इंटू आई नॉट और ओमेगा को हमने नोट कर दिया 1 अपॉन 2 पाई अपॉन t. t इज कैंसल्ड बाय t, 2 इज कैंसल्ड बाय 2 आई नॉट पाई. और यहाँ पर भी ओमेगा को हम चेंज कर देते हैं तो माइनस कास ओमेगा को हमने नोट किया 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाई 2. ये ओमेगा टी अपॉन 2. तो ओमेगा को नोट कर दिया 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाई 2 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1. टी इज कैंसल्ड बाय टी, 2 इज कैंसल्ड बाय 2. वैल्यू ऑफ कॉस 0 cos 5 करना 1 मिनट. अपॉन पाई आई नॉट अपॉन पाई. अब इसके बाद माइनस कॉस पाई की वैल्यू होती माइनस 1. तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1 1 प्लस 1 वी गेट आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई. ये आई हाफ साइकिल की वैल्यू है, इसकी एवरेज करंट की.
एवरेज करंट से मतलब है कि जितनी हीट ये करंट प्रोड्यूस करेगा हाफ साइकिल में, उतनी हीट डायरेक्ट करंट के द्वारा उतने ही टाइम को में डायरेक्ट करंट को उसी वोल्टेज के लिए अप्लाई किया जाए तो उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये सिर्फ माने हीट इफेक्ट ही प्रोड्यूस करता है, इसी से इसको मेजर किया जाता है। इस कारण से हाफ साइकिल का टोटल एवरेज करंट आपका मिल गया ये, और आई नॉट अपान 2I0 पाई 2 पाई आता है 0.636। I average is equal to 0.636 I0। 0.36 I0 means 2 में डिवाइड करोगे 22/7 तो 14/22 डिवाइड करोगे कितना मिलेगा 0.636 I0। तो एवरेज करंट जो है, चूंकि वाइब्रेशन करता है, इसी करंट वाइब्रेशन करता है, मूव नहीं करते, इसमें इलेक्ट्रॉन बोथ साइड में बोथ डायरेक्शन में चलता है, तो इस कारण से डायरेक्ट करंट के तरह कंपेयर करने के लिए इसकी क्या निकाली जाती है एवरेज वैल्यू। हाफ साइकिल में क्यों निकाले, क्योंकि इन ए कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू आप जीरो विल बी जीरो। इन ए कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट विल बी always zero because it contains positive and negative both. One is positive and second is negative and both having both equal magnitude. So sum of both will be zero, so average will be also zero. तो इसी तरह से यदि आपको बोले कि हाफ साइकिल में वोल्टेज फाइंड आउट करना है, क्या करना है अल्टरनेटिव वोल्ट माने करंट की, तो एसी करंट के लिए हो गया, एसी वोल्टेज के लिए कहता है तो कुछ नहीं करना है आपको, लेट V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। V एवरेज इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वोल्टेज फ्लोज इन ए हाफ साइकिल अपॉन टोटल टाइम। यहाँ क्या आ जाएगा V dt और V0 इसकी जगह V0, माने चेंज ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक। टोटल वैल्यू और ये अपन ने सर एवरेज वाला भी एवरेज जो रहा वो भी हमें क्या मिल जाएगा 0.3636 V0। मतलब करंट तैयार कर रहे हो या वोल्टेज, दोनों के लिए सेम काम है। इसी में एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, अभी हमने बनाया कि एवरेज करंट, यदि क्वेश्चन कर लेता है कि प्रूव दैट, तो एवरेज करंट इन ए कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी इज ऑलवेज जीरो। प्रूव दैट एवरेज करंट इन ए कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी इज ऑलवेज जीरो। इसमें कुछ नहीं करना, फिर से अपन लौटते हैं आईसी पर। लेट एट एनी टाइम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, लेट एट एनी टाइम टी वैल्यू ऑफ करंट और करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये बिल्कुल फिक्स है, इसका जो फार्मूला जो वेव के लिए इस तरह से पढ़े थे उसको यहाँ दिमाग में बैठा के रखना कि लेट एनी टाइम एट एनी टाइम टी, किसी भी समय टी पर जो करंट की वैल्यू है आई रिप्रेजेंट की जाती है आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। फिर मीन आर एवरेज करंट इन ए कंप्लीट सर्किट इन ए कंप्लीट साइकिल, मीन आर एवरेज करंट इन ए कंप्लीट साइकिल I average is equal to total amount of charge flows in a complete cycle, in a complete cycle upon total time. So I average is equal to total complete time, हमने टाइम पीरियड ले लिया t, एक साइकिल का टाइम पीरियड, एक where t is the time period of a complete cycle. There is the time period of a complete cycle upon t. I0 sin omega t t। कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, देखते जाओ। अब यहाँ क्या हो जाएगा I0
टी तो ये हो गया 1/T 1/T आई नॉट I0/T sin ओमेगा टी I0/T, ठीक है। ओमेगा को ले लिया बाहर, I0/T और वैल्यू रखी हमने, तो ये क्या होगा ओमेगा टी cos 0, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर सर 2/T टी से टी कैंसिल, सर cos 2 इक्वल टू 1 -1 + 1 कितना हो गया 0 0। सर 2/T यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ना 2π/T, सर वो सामने वाला, हाँ वही वाला सर वो 2 नहीं रहेगा, I0/T होगा बस, 1 आएगा, I0 लिखा हुआ है, 1 आएगा, ठीक है। तो ये अपना I0 यहाँ हो गया और लास्ट लाइन में अपन कर दें सीधा इसकी वैल्यू हो गई -1, 2π की वैल्यू क्या होती है -1 + 1, ये हो जाएगा 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 0, माने 3 क्वेश्चंस हो गए, हाफ साइकिल, फुल साइकिल, कंप्लीट साइकिल में मतलब और वोल्टेज। सर 2π कैसे कटेगा फिर, 2π कैसे कटेगा, अरे काटने की जरूरत नहीं, -1 + 1 0, अच्छा 0, cos 2π की वैल्यू -1 होती है और 0 पहले से माइनस है, सर वाला नहीं, वो सामने वाला ब्रैकेट के सामने वाला, इधर तक छोड़ना, इधर तक 0 को मल्टीप्लाई नहीं हाँ करना। ठीक, तो उसको पहले करना, बस इधर से कर देना, 0 आ गया तो ऐसे 0 हो जाएगा। इधर से ये पूरा क्वेश्चन, इधर पूरा 0। अब एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, क्या दोगे, ये सिंबल यदि देख लो कहीं तो ये किस करंट का है, AC करंट। AC करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, व्हाइल डायरेक्ट करंट is represented by ± बैटरी का साइन देते हैं, वो डायरेक्ट करंट का सिंबल है, और एसी करंट का सिंबल पूरा साइन कर्वेचर रहता है। ये भी हो सकता है, माने डायरेक्शन को फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव, तो दोनों सिंबल का यूज किया जा सकता है। एसी करंट की डेफिनेशन, पहला डिफरेंस हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both are changeable with time, with respect to time। मैग्नीट्यूड एसी करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहते हैं, लेकिन डीसी करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होते। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये किसका ग्राफ है, डायरेक्ट करंट, और ये किसका ग्राफ है, अल्टरनेट करंट। ठीक, दो डिफरेंस हो गए। थर्ड, एसी करंट डज नॉट शोज मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। एसी करंट डज नॉट शो मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया, because is frequency of AC is 50 Hz and polarity of chemical reaction, polarity of जो आपके सब ध्यान में आ रहा, इलेक्ट्रोड है, polarity of electrode cannot be changed so fast, polarity of electrode cannot be changed so fast in 1 second। 50 टाइम्स एक इलेक्ट्रोड माने एनोड कैथोड बने और 50 टाइम्स क्या बने, कैथोड। तो पोलैरिटी केमिकल रिएक्शंस को क्यों, केमिकल इफेक्ट क्यों नहीं शो करता कि 1 सेकंड में 50 टाइम्स एनोड को क्या बनना पड़ेगा, कैथोड, और कैथोड को एनोड। तो हाफ साइकिल जब पॉजिटिव होगी तो वो एनोड होगा, और जब हाफ साइकिल नेगेटिव होगी तो उसे कैथोड बनना पड़ेगा, और इनर्शिया के कारण ये पॉसिबल नहीं होगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों नहीं डिमोन्स्ट्रेट करता, तो मैग्नेटिक इफेक्ट डिमोन्स्ट्रेट नहीं करने का कारण क्या है,
वो भी इनर्शिया है। इनर्शिया के कारण कि कोई भी ऑब्जेक्ट 50 टाइम्स एक सेकंड में 50 टाइम्स वन साइड और 50 टाइम्स सेकंड साइड मूव नहीं कर सकता, इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं करता। कभी कभी रीजंस में भी ये क्वेश्चन कर लिए जाते हैं कि एसी करंट 2 मार्क्स में जल्दी ये क्वेश्चन उठा सकता है, तो ये ध्यान रखना कि एक ही लाइन है सर, ड्यू टू इनर्शिया बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी के कारण मैंने एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जो होती है 50 साइकिल पर सेकंड होती है, और ड्यू टू इनर्शिया कोई भी ऑब्जेक्ट इतना फास्ट मूव नहीं कर सकता। इनर्शिया के कारण इतना फास्ट मूव नहीं कर सकता बोथ डायरेक्शन में। इस कारण से एसी इसका मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करती। मैं बार बोलूं, अच्छे ध्यान सुनना, डिमोन्स्ट्रेट नहीं करती, शो नहीं करती, लेकिन इफेक्ट होता है, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर इसके इसी इफेक्ट पे बनाया गया है। माने प्रदर्शन होना और नहीं होना, मैंने प्रदर्शन तो करता है पर दिखाता नहीं है, दिखाता नहीं है, नहीं कर सकता कि कोई कहे कि भाई किसी चीज को 60 टाइम्स 50 टाइम्स या 60 टाइम्स सेकंड के 1/50 सेकंड में वन डायरेक्शन में जाओ, 1/50 सेकंड में सेकंड डायरेक्शन में मूव कर जाओ, तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह का नहीं है जो इस तरह से मूवमेंट कर सके। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी फास्ट चेंज हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड इतना फास्ट चेंज हो जाती है, इस कारण ट्रांसफार्मर इसी प्रॉपर्टी पे काम करता है, एसी पे। जो एसी करंट है, ट्रांसफार्मर जितने भी ट्रांसफार्मर है मैंने उस काम किस पे करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ही काम करते हैं। एसी का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, डिमोन्स्ट्रेट नहीं कह रहा, इफेक्ट होता है, डिमोन्स्ट्रेट नहीं होता। नहीं तो क्या होगा, जब ट्रांसफार्मर पढ़ाने जाओगे तुम कहोगे कि सर आपने बोले थे मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता, पर यहाँ बार कह रहा हूँ कि डिमोन्स्ट्रेट शो नहीं कर सकते हम उसको। तो फिर इसको मेजर किससे करते हैं, एसी करंट को मेजर किससे करेंगे, हाथ लगा के थर्मल इफेक्ट जो इसका है, हीट इफेक्ट जो है, हीट इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करंट भी और एसी करंट। जो प्रेशर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस, वो इसके हीट इफेक्ट पे ही वर्क करता है, और इसको मेजर करने के लिए हीट इफेक्ट का यूज किया जाता है। तो थर्ड डिफरेंस क्या हो गया, डीसी करंट मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है, केमिकल इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन एसी करंट डिमोन्स्ट्रेट नहीं करता, माने इफेक्ट शो नहीं करता। शो अभी डिमोन्स्ट्रेट करने की बात नहीं करता कि डज नॉट डिमोन्स्ट्रेट एंड इट डिमोन्स्ट्रेट, ठीक है। इसको मेजर किससे किया जाता है, तो डीसी करंट को मेजर किया जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट पे। डीसी करंट को किससे मेजर किया जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे, और एसी करंट को मेजर किया जाता है थर्मल इफेक्ट पे, ठीक। एसी को मेजर करेंगे हम किस पे, थर्मल पे। एसी करंट is more dangerous than DC current. AC current is more dangerous than DC current. क्योंकि वर्चुअल करंट शो करता है। ये जो 220 वोल्ट पे अपने घरों में जो लाइट आती है, जो करंट आता है, उसका वास्तविक वोल्टेज कितना होता है मालूम है, 187 311 वोल्ट। पीक वैल्यू का जब डिफरेंस निकालें तो 220 वोल्ट की जो पीक वैल्यू आई नॉट क्या है, √2 आई नॉट जो पीक वैल्यू जो आती है वो 311 वोल्ट का झटका लगेगा, और दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो 622 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है प्लस और माइनस के बीच का, 622 वोल्ट। और डीसी यदि 220 का झटका मारेगा तो कितने में मारेगा, 220 वोल्ट का ही करंट लगेगा। लेकिन एसी पे यदि करंट लगेगा 220 वोल्ट पर 440 नहीं 311 311 वोल्ट का झटका पड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा जो अभी अपन ने निकाले अभी, और आईआरएमएस निकालेंगे तब बताऊंगा। और तो एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। एसी में दूसरा और एक कारण है कि एसी में फ्लक्चुएशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में जाता है तो वो चिपकाता है, और डीसी फेंकता है। डीसी क्या है, दूर फेंकता है, अपने को चिपकाता नहीं है। इसमें फ्लक्चुएशन के कारण क्या होता है, वो चिपका लेता है। अपना शरीर का
रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना होता है मालूम किसी? 10 किलो ओम। अपने शरीर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बड़ा ओम बोल के। अच्छा, और एक चीज, यदि किसी वायर पे 420 440 वोल्ट के जो वायर है, इस पे तुम जाके सिंगल वायर पे झूला झूल लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ सर, 2 वायर पे झूलेंगे ना, 2 वायर पे झूलेंगे नहीं, उसमें कारण क्या, झूला झूलने बोल रहा हूँ, जमीन से टच नहीं होना चाहिए। जहां अर्थिंग पूरी हुई, जहां सर्किट कंप्लीट हुआ, वहां से हम कंप्लीट। तो वो जब अपन हवा में होते हैं तो इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि टायर टच नहीं हो रहे। तो यही कारण है कि देखना बंदर कभी कभी उस पे निकल जाते हैं, कभी कभी जले भी मिल जाते हैं। 2 तार टच हुए तो सर्किट पूरा होता है। हाँ, चमगादड़ मर जाती है ना, तो उसके कारण दोनों 2 तार पे जाती है तो मर जाती है। सिंगल पे चिपकी रहती है। ट्रैकर वाला अब मैं कहूँगा तो तार नीचे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हम IRR कर रहे थे एंगुलर वेलोसिटी के। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 360। एंगुलर वेलोसिटी कितना है, टोटल घूमेगा 360 डिग्री। यदि एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम टेकन t हो तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t। t क्या है, टाइम पीरियड, टेकन टाइम इन ए कंप्लीट साइकिल। टाइम पीरियड इन ए कंप्लीट साइकिल, तो ये कह रहा है कि टाइम पीरियड हो गया आपका, हिंदी में इसको आवर्तकाल बोलते हैं। तो टाइम पीरियड ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टोटल कोई भी कितना मूव कर सकता है, 2 पाई, ये 180 और 180 कितना होगा 360, मतलब 2 पाई। और एक साइकिल में टाइम, टोटल टाइम टेकन t हो तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी निकल जाएगी आपकी कितनी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन t। और टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड इन 1 साइकिल इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। यदि हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट है हमें, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल टाइम टेकन t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट करें तो f इक्वल टू 1 अपॉन t, वेयर t इज टोटल टाइम टेकन इन 1 साइकिल। टोटल टाइम टेकन इन 1 कंप्लीट साइकिल। और 1 साइकिल में जितना टाइम मिल रहा है, लग रहा है, उसको हम डिवाइड कर दें, 1 को 1 से डिवाइड कर दें, 1 को उससे डिवाइड कर दें, तो मिल जाएगी हमें फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे। तो माने अपना जैसे 50 साइकिल दे रहा है ये, कि टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है अपने यहाँ करंट की, 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन t, तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन 50। तो टाइम टेकन इन 1 पीरियड, 1 कंप्लीट साइकिल कितना होगा, 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। तो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। तो ये जो वर्ड यूज होंगे वो हो गए। अब इसके बाद आता है एवरेज वैल्यू। चूंकि हम देख रहे हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में एक पॉजिटिव साइकिल है और एक नेगेटिव साइकिल है। हाफ साइकिल पॉजिटिव है, हाफ साइकिल नेगेटिव है, और एरिया पॉजिटिव साइकिल और एरिया नेगेटिव साइकिल इज सेम। देन एवरेज एवरेज इन 1 कंप्लीट, एवरेज करंट इन 1 साइकिल विल बी 0। एक कंप्लीट साइकिल में हाफ साइकिल पॉजिटिव है, हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव। चूंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, दोनों का एरिया, कवर्ड एरिया सेम है, तो दोनों को सम करेंगे। हम सम एवरेज के निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे टोटल, तो क्या निकलेगा, हमें 0 मिल जाएगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। तो चूंकि एसी करंट पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल दोनों होती है, इसलिए एसी करंट की एवरेज वैल्यू 0 हो रही है। एसी करंट 1 साइकिल में एवरेज वैल्यू करंट की 0 है। तो ये भी कभी कभी आ जाता है प्रूफ करने के लिए कि प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज 0 इन 1 कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में एसी करंट की वैल्यू 0 होती है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल। एसी करंट की हाफ साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू कितना चार्ज। अब करंट के हाफ मैंने साइकिल में एसी के करंट के हाफ साइकिल में टोटल करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, एवरेज करंट फाइंड आउट करो। इसी तरह से ईएमएफ है, जब ये अल्टरनेटिंग है, यदि आपका करंट अल्टरनेटिंग है तो जो
पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे आप कहते हो, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग होगा। तो ये अल्टरनेटिंग करंट या ये एसी करंट प्रोड्यूस कैसे होता है, पहले उसको समझ लो, उसके लिए डेरिवेशन बताता हूँ, फिर एवरेज करंट के लिए बताता हूँ। पास कर दिया पॉज कर, ये सर कर दिए थे जब भी करना है तो turns is rotating in the magnetic field of intensity B. Consider a coil having n turns is moving in a magnetic field of intensity B. हमने यहाँ मान लिया कि एक कॉइल है जिसे मैग्नेटिक फील्ड B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया जा रहा है। एक कॉइल, अब जैसे ही कॉइल की बात करते हो तो कॉइल के बारे में, कॉइल में टर्न्स होंगे। कॉइल कैसे बनती है, जो आपके इंसुलेटिंग कॉपर वायर होते हैं उसको किसी पे लपेट के, किसी मैंने सोलेनाइड बना रहा है या रिंग बना रहा है तो उस पर आधार बना के लपेट के क्या बनाई जाती है, कॉइल बनाई जाती है। कॉइल में पहली चीज है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं ये जानना जरूरी है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स भी अपने को शो करना पड़ेगा। जैसे हम कॉइल पर, सेकंड कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मान लिया हमने, तो हम कॉइल मैग्नेटिक फील्ड, दो चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट कर रहे हैं। अब कॉइल की विशेषता क्या है और इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, ये तो आप बताओगे कि कंसीडर ए कॉइल इज रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड B, in the uniform magnetic field B, where coil have n turns, and area of cross section of coil is A. At any instant or at any time t, it makes an angle theta with direction of magnetic field. Then linked magnetic flux with that coil. फ्लक्स की फार्मूला क्या होता है, I is equal to Q by E naught phi ई डॉट डी एस नहीं, ये तो कलेक्टिव फ्लक्स हो गया, BA cos थीटा, B डॉट A या B डॉट phi is equal to, पहले स्टार्टिंग में से किए करंट की BA cos थीटा, तो BA cos थीटा B डॉट A या फिर इसी को हम नोट करते हैं B डॉट A। तो टोटल लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स विद दिस कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स एंड B एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A cos थीटा, ठीक है, एट एनी टाइम वही बात वही है, एट एनी टाइम T थीटा इज इक्वल टू omega into t टाइम, since coil is rotating with angular velocity omega, and after t times what will be angle will be velocity, angular velocity into time. Theta is equal to omega into Time. t. So substitute this value, we get phi is equal to linked magnetic flux with this coil will And be we take cos WD. cos omega T t. Then induced EMF in this coil according to Faraday's second law. So induced EMF. So induced EMF in this coil according to Faraday's second law. What is Faraday's second law? E is equal to minus d phi upon dt. सुना तुमने पक्का, वीडियो इसीलिए बोला था सुन के आना। E is equal to minus d phi upon dt. तो phi की वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, n b a cos omega t. So induced EMF in the coil according to Faraday's law, second law, E is equal to minus d phi upon dt होता है, phi की वैल्यू रखती है n b a cos omega t, n b a
ये क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर टी का एक ही फंक्शन है ओमेगा टी, cos ओमेगा टी है, तो हम इसको नोट कर सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा टी। और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए इंटू माइनस साइन ओमेगा टी। cos का डिफरेंशिएशन हुआ साइन, और ये जो ओमेगा टी है फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन 1, देन वी गेट E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन बी ए ओमेगा आर कांस्टेंट्स, these quantities are constant, we can write it E is equal to E0, इसको कैपिटल ले लेता हूँ तो इसको भी कैपिटल ले लेंगे, E0 sin ओमेगा टी, where E naught is equal to NBA omega, where E naught is the peak value of potential difference or induced EMF. Induced EMF, peak value of E naught is peak value of induced EMF, जो EMF induced होगा। अब E naught यदि हम इसको R से डिवाइड कर दें तो E अपॉन R इज इक्वल टू E naught अपॉन R sin ओमेगा T। Since according to Ohm's law, potential difference upon resistance will be always represented by current I is equal to I naught sin ओमेगा टी। ये इंड्यूस्ड EMF था हमारा, ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड करंट। यदि सर्किट क्लोज है और सर्किट का रेजिस्टेंस R है तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, I is equal to I naught sin ओमेगा टी। समझ में आई बात? यस। रिपीट तो नहीं करना है? नो सर, हम सीधा सा कह रहे हैं कि यदि एक मैग्नेटिक फील्ड में, कल भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इंट्रो दिया था मैंने, कि यदि किसी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करें, तो जब कॉइल को रोटेट करेंगे और कॉइल में एन टर्न्स है, कह रहे हैं कॉइल में एन टर्न्स है, कॉइल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी है, और किसी टाइम टी पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो जब रोटेट करेंगे तो कॉइल से होकर गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, माने मैग्नेटिक फोर्स लाइन में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फोर्स लाइन हो जाएगी वेरिएबल। एक प्लेस से जो गुजर रही थी, जैसे प्लेस बदलेगा दूसरी मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जाने लगेगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस में भी चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वेरिएबल। यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं तो उससे लिंक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वेरिएबल। और जब किसी कॉइल से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लिंक होती है या एसोसिएटेड होती है तो वो कॉइल उसका अपोज करती है, और उस अपोज करने के लिए उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स जितना उसमें लिंक हो रहा है वेरिएबल फॉर्म में, उतना ही कॉइल को अपने अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। यदि हमें कोई धक्का दे रहा है तो हमें अपने को बैलेंस कंडीशन में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे उतना ही धक्का अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा। तो यहाँ भी बैलेंस करने के लिए क्या हो रहा है, कॉइल में से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है तो कॉइल की पोजीशन में जितना चेंज हो रहा है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में कौन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा, कॉइल। जब कॉइल के अंदर होगा तो इसी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है अपोजिट डायरेक्शन में, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यदि क्या है, कॉइल क्लोज सर्किट में है तो ये किसके रूप में फ्लो होने लगता, करंट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये ओपन सर्किट में रहता है तब हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जब क्लोज सर्किट में रहता है तो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे बैटरी हमने ली, बोले 1.5 वोल्ट की, 2.5 सेल हमने लिया, 2.5 सेल वोल्टेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इन ए हाफ साइकिल। लेट आर कंसीडर